कोई क्लियर कट क्यू ये नहीं दे रहा है। लेकिन ऐसे में क्यूज देने के लिए हमारे साथ सौरभ मुखर्जी जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। सौरभ, मॉर्निंग टू यू, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। ना ऑब्वियसली दोज हु आर यूज्ड टू ऑफ एक्शन, उनको शायद ये मार्केट थोड़ा सा बोरिंग लगे, बट क्योंकि मल्टीपल क्यूज हैं। लेकिन साथ ही एक चीज़ जो शायद हमें नहीं भूलनी चाहिए कि एक टेक्टोनिक शिफ्ट दुनिया भर के बाज़ारों में हो रहा है, इकोनॉमीज़ में हो रहा है और भारत में भी हो रहा है। ब्याज की दरें यहाँ से बढ़ने वाली हैं, महंगाई रिकॉर्ड लेवल्स पर है और साथ ही जियोपॉलिटिकल टेंशन्स भी हैं। ये जो पूरा जिसे कहते हैं एक कॉम्बिनेशन है मार्केट के लिए, इसके बीच कैसे इस समय आपको टैकल करना चाहिए सिचुएशन को या फिर मार्केट को? देखिए, पूरा सेटअप काफी पॉजिटिव है। ऑनेस्टली मेरे जो 20 साल मैंने मार्केट में काम किया, इतना पॉजिटिव सेटअप बहुत रेयरली दिखा है। पहली बात, युद्ध, लेट्स होप युद्ध नहीं होता है। लेट्स होप रशिया और यूएस के बीच में, दुनिया के दो बड़े सुपर पावर्स के बीच में लड़ाई नहीं होती है। लेकिन अगर होती है तो अगर आप डेटा देखें, वॉर इज यूजुअली गुड फॉर स्टॉक मार्केट। जाहिर है, सरकार जब वॉर होती है, खर्चा करती है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान S&P 500 करीबन 50-60% रैली किया था। सो लेट्स होप वॉर नहीं होता है, बिकॉज यहाँ पे स्टॉक मार्केट से ज्यादा अहमियत रखती है इंसान की जिंदगी। बट अगर बात वहां तक आ जाती है तो मार्केट के लिए खराब नहीं होता, अच्छी बात ही होती है। दूसरी बात आई ब्याज बढ़ने की बात। अगर आप लास्ट 70 साल का डेटा देखें, जब कभी भी यूएस इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं, जबरदस्त बुल मार्केट आई है। लास्ट 70 साल में 12 बार यूएस इंटरेस्ट रेट अप साइकिल में गया है, 12 में से 11 बार बुल मार्केट रहा है। अगर हम लास्ट 20 साल की बात करें, 2004 से 2006 के बीच यूएस ने 10 बार रेट हाइक किया, 50% रैली आया S&P 500 में। उस दौरान इंडियन मार्केट डबल हो गई। अगर हम हाल ही की बात करें, 2015 से 2019 के बीच में 2.25% रेट हाइक किया S&P यूएस ने। उस दौरान पहले 2 साल में ही S&P 500 50% भाग गया। तो ये बात गलत है, ये सोच गलत है कि रेट हाइक से मार्केट में मंदी आती है। नहीं होता, उसका कोई डेटा नहीं है सपोर्ट करने के लिए। और ये बात भी गलत है कि युद्ध की वजह से मार्केट में मंदी आती है। ओवरऑल अगर देखें, इकोनॉमिक रिकवरी बरकरार है दुनिया भर में। कॉर्पोरेट अर्निंग्स 25 से 30% के बीच में भाग रहे हैं। अच्छे कंपनीज में निवेश करने का ये बढ़िया मौका है। बिल्कुल। इनफैक्ट सौरभ, मैं इसी मुद्दे पर आने भी वाला था कि किसी भी स्टॉक मार्केट में एक्चुअली आप कैसे हाउ यू कट द नॉइस, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो फंडामेंटली अगर हम देखें तो एक तो पिछले 2 साल से ये जो पूरा चाइना +1 अप्रोच है दुनिया का, वो हमें फेवर कर रहा है। और शायद इस समय भी इस तरह की, अब जैसे आपने सही कहा कि भगवान नहीं करे कोई बड़ा जियोपॉलिटिकल रिस्क आए भी, तो भी ऐसे में बाज़ार और फंड फ्लोज जो हैं वो स्टेबिलिटी को ढूंढेंगे, एक प्रॉमिसिंग इकोनॉमी को ढूंढेंगे। तो उस लिहाज से क्या हम ये कह सकते हैं कि इंडिया माइट बी एक्चुअली इन अ वेरी स्वीट स्पॉट? देखिए, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आपके जो दर्शक हैं, चीज़ को सिंपल रखें। आई एम श्योर दे आर बिजी पीपल, अपना बिजनेस चला रहे होंगे, बड़े बड़े ओहदे में नौकरी कर रहे होंगे। तो चीज़ को सिंपल रखें, अच्छे कंपनी ढूंढे जहां पे साफ नजर आ रहा है कि अंडरलाइंग बिजनेस 15 से 25% के बीच में ग्रो कर रही है। और ऐसे बिजनेस इंडिया में काफी सारे हैं। कॉर्पोरेट रिजल्ट्स लास्ट 3 क्वार्टर से दिखा रहे हैं कि इंडिया में कई सारे बिजनेसेस 15 से 25% से अपना टॉप लाइन आराम से ग्रो कर रहे हैं। और ग्रो इसलिए कर रहे हैं कि आप और मुझ जैसे ग्राहक उन कंपनीज के प्रोडक्ट्स ले रहे हैं। इस फाउंडेशन, इस फंडामेंटल को याद रखें। बिल्कुल चाइना +1 चल रहा है, फेडरल रिजर्व की रेट हाइक्स आने वाली है। ये सब इंटरगैलेक्टिक ग्लोबल मैक्रो चीजों से प्रभावित होकर निवेश ना करें। मैक्रो निवेश करेंगे तो जिंदगी में बहुत मुश्किलें आपको जूझनी पड़ेंगी। निवेश के क्षेत्र में फंडामेंटल्स पे फोकस करें। कौन से कंपनी है जो अपना टॉप लाइन 15 से 25 के बीच में आराम से ग्रो कर रहे हैं, जिनका मुनाफा 20 से 30% के बीच में ग्रो हो रहा है और जिनकी कैश फ्लो 25 से 30% से ग्रो हो रही है। ऐसे कंपनीज को आइडेंटिफाई करें, निवेश करिए, फायदे में रहेंगे। ग्लोबल मैक्रो से दूर रहिए। फॉर समवन वाचिंग दिस, जो आज व्यूअर्स हैं, इससे ग्लोबल मैक्रो देख के आपके लिए निवेश करना बहुत मुश्किल रहेगा, पैसा बनना मुश्किल रहेगा वैसे। राइट। सौरभ, गुड मॉर्निंग। आपसे बहुत मज़ा आता है। आप पॉपुलर मिथ्स को जो है एकदम डिबंक कर देते हैं और शॉर्ट टर्म में बाजार जो परेशान रहता है, मैक्रो, क्रूड, वो वाला आपने बहुत अच्छा आंसर दिया। चलिए, मैं अब एक पॉजिटिव बात से स्टार्ट करता हूँ। आज सुबह की एक रिपोर्ट है ईटी की, वो ये बता रही है कि इंडस्ट्रियल लोन्स जो हैं वो वापस से प्री कोविड लेवल पे आ गए हैं, 29 लाख करोड़ के आसपास। और इनफैक्ट अगर हम
मैं आपको बताऊं कि कैनरा बैंक, एसबीआई, बीओबी, पीएनबी, इन सब के मैनेजमेंट से भी हमने बात की, पीएसयू बैंक इन पर्टिकुलर, तो वो ये अच्छा व्यू दे रहे थे कि काफ़ी इंक्वायरीज आ रही हैं और इंडस्ट्रियल लोन्स, कॉर्पोरेट लोन्स की आर लुकिंग अपवर्ड्स। तो आपकी बैंकिंग स्पेस पे अभी तक आपके प्रिफर्ड स्टाइल तो लार्ज कॉर्पोरेट बैंक्स रहे हैं, बट आपको लगता है कि पीएसयू बैंक से भी देयर इज अ केस टू लुक एट देम, एटलीस्ट द बिग वंस? देखिए, हम लास्ट 6 महीने में अच्छे मिड कैप बैंक्स और एनबीएफसीज में बड़ा पोजीशन बना रहे हैं। पीएसयू बैंक से हम दूर रहते हैं, जनरली पीएसयू से हम दूर रहते हैं, बिकॉज कोई प्रमोटर, कोई मैनेजमेंट कंटिन्यूटी की बात रहती नहीं है। और जो इतिहास गवाह है कि कोई भी पीएसयू लेंडर 15% आरओई भी दिखला नहीं पाया है इस सेंचुरी में। लास्ट 20-25 साल में कोई भी पीएसयू लेंडर 15% रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं दिखा पाया, इसका मतलब कि आपका मेरा पैसा लेके पीएसयू वैल्यू क्रिएट करना बहुत मुश्किल रहता है। सो बिल्कुल आपने ठीक बोला अजय कि जैसे जैसे रिकवरी पिकअप कर रही है, जैसे जैसे हमारे बच्चे स्कूल वापस जा रहे हैं, हम सब ऑफिस वापस आ रहे हैं, एयरपोर्ट्स भर रहे हैं, कार पार्क्स भर रहे हैं, जाहिर है कॉर्पोरेट लोन पिकअप आ रही है। हम इसको चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट्स पे निवेश के थ्रू खेल रहे हैं। हम आवास फाइनेंसिस में काफी बड़ा पोजीशन बनाया है लास्ट 6-7 महीने में। छोटे बैंक्स में अभी भी हमारा, स्मॉल एंड मिड कैप बैंक्स में, एयू बैंक में अभी भी हमारा काफी लार्ज पोजीशन है। और उसके साथ ही साथ जैसे हमने पहले डिस्कस किया है, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, यहाँ पे हमारे पोजीशंस बरकरार हैं। सो ये सारे स्टॉक्स में मार्सेलस की काफी भारी निवेश है। और एक डिस्क्लेमर दे दूं, मेरे फैमिली की, मेरे पेरेंट्स की भी इन स्टॉक्स में मार्सेलस के थ्रू काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स है। सौरभ, ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो। प्रियंका हियर। हम आपकी बात बिल्कुल समझ रहे हैं कि मैक्रोस को इंपॉर्टेंस देनी है, लेकिन इतनी नहीं कि वो आपकी लॉन्ग टर्म होराइजन या फिर बड़ा विजन जो इन्वेस्टमेंट पर है उसको लेकर किसी तरह का बदलाव आप करने का सोचें। आप बिजनेसेस को बाय करते हैं, आप अच्छे स्टॉक्स को बाय करते हैं, ऐसे में कोई नए बिजनेसेस जो आपको अब पसंद आ रहे हो? देखिए, जो अभी हमारी रिसर्च मीटिंग फ्राइडे को चलती है उसमें ऐसी बिजनेसेस की कुछ बात हो रही है, तो जो बिजनेसेस फ्यूचर में लेंगे उसकी बात तो कर नहीं सकता। लेकिन लास्ट हमने 2 महीने में टारसन्स नाम के एक स्मॉल कैप कंपनी में पोजीशन बनाया है। टारसन्स लैब इक्विपमेंट बनाती है, जो कि मानिए पैथ लैब्स में जाता है। बड़े बड़े फार्मा कंपनीज की R&D लैब्स में टारसन्स की इक्विपमेंट इस्तेमाल होती है। ये मार्केट इंडिया में करीबन 1200 करोड़ का मार्केट है, 1200 करोड़ का मार्केट है। टारसन्स की रेवेन्यू इसमें से 300 करोड़ है। 50% ऑपरेटिंग मार्जिन है, 30% पैट मार्जिन है। हमारे अंदाजे से इस इंडस्ट्री का करीबन 70% प्रॉफिट टारसन्स कमाती है। कोई लार्ज लोकल राइवल है नहीं, एक विदेशी कंपनी है थर्मो फिशर बोल के जो राइवल है, लेकिन वो इंडिया में प्लांट नहीं, विदेश से माल भेजती है। सो हमारे ख्याल से जैसे जैसे इंडियन फार्मा इंडस्ट्री और स्पेशलिटी केमिकल्स इंडस्ट्री और बड़ी होगी, पैथ लैब इंडस्ट्री और बड़ी होगी, टारसन्स का बिजनेस बढ़ेगा। कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस जबरदस्त है अराउंड क्वालिटी, अराउंड a large catalog of products, और इसलिए हमारी उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में हमारा टारसन्स प्रोडक्ट पोजीशन हमको खूब कमा के देगा। राइट। सौरभ, आप क्या इसके बारे में भी कुछ शेयर कर सकते हैं कि आपने कौन से नाम अपनी स्कीम से ट्रिम आउट कर दिए, या तो ट्रिम किए या एग्जिट किए लास्ट कुछ महीनों में? लास्ट ईयर की बात कर सकता हूँ, जो हाल ही में किया है वो पहले अपने न्यूज़लेटर में हम पब्लिश करेंगे, फिर पब्लिक में बात करेंगे। सो लास्ट ईयर जैसे हमने हमारा रिलैक्सो का पोजीशन लार्ज कैप, हमारा जो कंसिस्टेंट कंपाउंडर पोजीशन है, कंसिस्टेंट कंपाउंडर पोर्टफोलियो, वो पोर्टफोलियो बहुत बड़ा हो गया है, इसलिए रिलैक्सो का पोजीशन हमने वहां से मूव करके हमारे मिड कैप पोर्टफोलियो में डाल दिया। सो सीसीपी में रिलैक्सो के जगह टीसीएस लाया गया। और टीसीएस जैसे आप लोग जानते होंगे 25% फ्री कैश फ्लो कंपाउंडर है, दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट आईटी सर्विसेज कंपनी है, इंडिया की बाय फार इंडिया की लार्जेस्ट। अगर आप इंडिया का नंबर 2 और नंबर 3 आईटी सर्विसेज प्लेयर को ऐड करें तब एक टीसीएस जैसी बिजनेस बनती है। सो हमने रिलैक्सो को हमारे मिड कैप पोर्टफोलियो में लिया और टीसीएस को हमारे लार्ज कैप पोर्टफोलियो में लिया। और साथ ही साथ हमने लास्ट ईयर टाइटन का भी पोजीशन थ्रू द समर, थ्रू मॉनसून लास्ट ईयर टाइटन का पोजीशन और बड़ा किया हमने। हाल ही में कुछ छोटे मोटे चेंजेस हुए हैं पोर्टफोलियो में। अजय थोड़ा सा टाइम दीजिए, 1-2 महीना दीजिए, फिर हम उसके बारे में पब्लिकली बात करेंगे। सौरभ, ऐसे में अगर हम, क्योंकि हालांकि आपसे पहले बात कर चुके होंगे, लेकिन इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू हियर योर व्यू अगेन।
हाइड्रोजन पॉलिसी यानी क्लीन ग्रीन स्पेस में आप अगर कहीं रिसर्च कर रहे हो, कोई न्यू फाइंडिंग्स आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहें जो स्टॉक आपको पसंद आते हो? देखिए, जो ऐसे जो थीमेटिक जो थीम्स होते हैं, ग्रीन टेक की बात करें या ईवी की बात करें, थीम से एक्चुअली पैसा बनता नहीं है। सो ये काफी बड़ी हमारे देश में मेरे ख्याल से गलत फहमी है। लोग थीम के पीछे पड़ जाते हैं, कोई कंज्यूमर टेक कर रहा है तो कोई मेड टेक कर रहा है, कोई ईवी के पीछे पड़ जाता है। पैसे बनते हैं, जैसे आप ही ने कहा, पैसे बनते हैं ऐसे कंपनी में निवेश करके जिसने बैरियर्स टू एंट्री बनाई है, अच्छा बिजनेस बनाया है, ऐसी बिजनेस जहां से कस्टमर को खींच कर निकालना मुश्किल हो जाता है। सो उस प्रकार के कुछ बिजनेसेस हैं इस इकोसिस्टम में, ईवी और ग्रीन टेक के इकोसिस्टम में कुछ बिजनेसेस हैं। एक्चुअली हमारे रिसर्च मीटिंग में ऐसी एक बिजनेस की अभी चर्चा चल रही है और रिसर्च करेंगे। बट हमारी पूरी मार्केट में, वो लेंडिंग हो या आईटी सर्विसेज हो या ये पूरा जो नया फ्यूल का इंडस्ट्री, हमारी खोज रहती है ऐसी बिजनेसेस जिन्होंने बैरियर टू एंट्री बनाई है, कस्टमर पे पूरा कब्जा कर लिया है और ऐसा एक ढांचा बनाया है कि दूसरा उसका जो राइवल है उस कस्टमर को हाथ भी ना लगा सके। ऐसे बिजनेसेस बहुत रेयर होते हैं। इसलिए मेरी जो सलाह रहेगी कि थीम्स पे ना फोकस करें, अच्छे बिजनेसेस की खोज करें, बैरियर्स टू एंट्री, कस्टमर कैप्टिविटी की तलाश करें। श्योर सौरभ, हम जो है हमारी इकोनॉमी काफ़ी बढ़ती चली जा रही है। बहुत सारी कंपनीज उस बढ़ती हुई इकोनॉमी में बड़ा अपना बिजनेस फैलाते जा रहे हैं। तो 2.8 ट्रिलियन डॉलर से शायद हम 30-40 ट्रिलियन डॉलर भी हो सकते हैं 20-25 सालों में। लेकिन हमारे कंट्री में एक भी ट्रिलियन डॉलर मार्केट कैप कंपनी नहीं है। आप आई एम श्योर नाम से तो नहीं बता पाएंगे या चाहेंगे नहीं बताना, लेकिन अगर मैं आपसे एक ये व्यू लेना चाहूँ कि किस तरह की कंपनीज हमारे कंट्री में भी ट्रिलियन डॉलर मार्केट कैप बन सकती हैं। क्या वो एनर्जी कंपनी हो सकती है, एनर्जी टू टेक्नोलॉजी कंपनी, या जो सेकेंड टेक्नोलॉजी कंपनी है आपकी फेवरेट, क्या उसके पास भी चांस है, या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन? ट्रिलियन डॉलर कंपनी इन मार्केट कैप इंडिया में कब होगी? तो जाहिर है अजय, जो लार्ज कंपनीज है और जिनकी अंडरलाइंग बिजनेस की कंपाउंडिंग 20 से 25% में चल रही है, तो उन्हीं का बेस्ट चांस है। तो उदाहरण के तौर पे लीजिए HDFC बैंक, $100 बिलियन कंपाउंडिंग है। राइट थ्रू कोविड 18 से 20% में लोन ग्रोथ हुआ है। लास्ट 3 साल में HDFC बैंक ने इतना मार्केट शेयर ऐड किया है कि सारे पब्लिक सेक्टर बैंक, सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को भी जोड़ दें, उतना मार्केट शेयर किसी और ने ऐड नहीं किया है। करीबन 7% मार्केट शेयर था 3 साल पहले, अभी 10% हो गया है। प्रति वर्ष 1% ऐड किया। जस्ट टू पुट इट इन कॉन्टेक्स्ट, कोटक बैंक जैसी एक अच्छी बैंक की मार्केट शेयर 2.5% है। सो HDFC बैंक ने इतना मार्केट शेयर ऐड किया है जितना कोटक ने लास्ट 20 साल में बनाया है, राइट। सो HDFC बैंक मेरे ख्याल से 10 साल में will be approaching $1 trillion। एग्जैक्टली ट्रिलियन होगा नहीं, बता नहीं सकता, बट मेरे ख्याल से HDFC बैंक 10 साल में 10 गुना दे सकता है, पोटेंशियल है। और साथ ही साथ TCS, अभी TCS की बात कर रहे थे, TCS की लास्ट 5, 15, 25 साल 25%, 25% फ्री कैश फ्लो कंपाउंडिंग रही है। if that sustains, TCS 2 will be $1 trillion के आसपास। एंड अगेन डिस्क्लेमर, हमारे पोर्टफोलियो में भारी पोजीशंस है, मेरी खुद की, मेरे पेरेंट्स की पोजीशंस इन स्टॉक्स में है थ्रू मार्सरिस पोर्टफोलियोज। राइट, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बोली कि HDFC बैंक ने मार्केट शेयर गेन किया है। इनफैक्ट अभी मैं उनके वन ऑफ द बिजनेस हेड से हम लोग चैनल पे बात कर रहे थे, राहुल शुक्ला, जो 40% लोन बुक मैनेज करते हैं कॉर्पोरेट, SME और एग्री में। वो बता रहे हैं कि नेक्स्ट 2 साल में उन्होंने टारगेट रखा है, जितना उन्होंने अपने हिस्ट्री में HDFC बैंक की लाइफ टाइम में SME का उन्होंने लोन किया है, उतना लोन वो 2 साल में करना चाहते हैं। और वो ये नहीं कह रहे हैं कि पुश कर रहे हैं हम, रिस्क मैनेजमेंट बहुत प्रायोरिटी रख के, लेकिन डिमांड आ रही है ऑन रोड, स्पेशली Tier 2, Tier 3, Tier 4 और रूरल एरिया में। ये आपने बहुत सारे ऐसी फ्रेंचाइजीज को स्टडी किया है, मुझे पता है रिलैक्सो के टाइम पे, अदरवाइज भी, और इनफैक्ट आप खुद भी बहुत ट्रैवल करते रहते हैं देश भर में। आपको रूरल डिमांड के बारे में क्या व्यू आ रहा है अक्रॉस कैटेगरीज? क्योंकि ये बार बार ये व्यू आता है कि शायद रूरल डिमांड स्लो है, अर्बन इंडिया बहुत स्ट्रांग ग्रो कर रहा है। देखिए, इसमें कोई सीक्रेट तो नहीं है, कोई दो राय भी नहीं है कि कोविड का जो दूसरा झटका था, जो कोविड का लास्ट मार्च अप्रैल में दूसरा झटका था, इससे
लो इनकम लोगों को, रूरल में हो या अर्बन में, लो इनकम लोगों को, छोटे बिजनेसेस को काफी बड़ा धक्का लगा था, राइट? और स्लाइटली मोर एफ्लुएंट पीपल लाइक अस वर इमोशनली हैमर्ड, जो गरीब लोग थे उनकी इकोनॉमिक हैमरिंग हुई थी। और बिकॉज अभी तक फुली अनलॉक नहीं आया है, वो लो इनकम वर्कर्स की अभी भी उस प्रकार से आमदनी नहीं रिकवर हुई है जितनी शायद होती अगर दूसरा झटका कोविड का नहीं आता। सो एफएमसीजी के डिमांड की कमजोरी में, टू व्हीलर के डिमांड की कमजोरी में ये चैलेंज नजर आता है कि अभी भी जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस है रूरल एरिया में, वो बेचारे अभी भी पिटे हुए हैं। मेरे ख्याल से जैसे ये अनलॉक पिकअप करता है, जैसे स्कूल्स ओपन होते हैं, ऑफिसेज ओपन होते हैं, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री फिर से फुल थ्रॉटल में जाती है, ये रूरल माइग्रेशन फिर से वापस आएगी, रूरल लोग शहर में वापस आएंगे, जैसे जैसे रूरल वर्कर शहर में वापस आएंगे, अपने रेमिटेंसेस को फिर से वापस भेजेंगे विलेजेस में, रूरल पिकअप आएगी। इसमें स्ट्रक्चरल इशू नहीं है जैसे कुछ लोग आई थिंक अखबार में स्टोरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भयंकर कोई स्ट्रक्चरल इशू है। इसमें एक ह्यूमन ट्रेजेडी की इशू है, गरीब लोगों की आमदनी चली गई कोविड की वजह से। जैसे जैसे कोविड का प्रहार कम होता है, निचले वर्गों का इनकम उसी प्रकार से रिकवर करेगा और रूरल कंजम्पशन और टू व्हीलर कंजम्पशन उसी प्रकार से रिकवर करेगा। All right, interesting view, सौरभ. Always a pleasure to have you on the show. और आपका व्यू हमारे व्यूअर्स तक शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया.